वॉन्ट्स बाय फिलिप लार्किन, लाइन बाय लाइन समरी इन हिंदी। ये पोएम लार्किन की 20 पोएम्स जो कि 1951 में पब्लिश हुई थी, उसमें सबसे पहले पब्लिश हुई और फिर से जो उनका फेमस पोइट्री कलेक्शन है द लेस डिसीव्ड 1955 में वहाँ पब्लिश हुई। फिलिप लार्किन के बारे में, फिलिप आर्थर लार्किन इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 9 अगस्त 1922 को हुआ और देहांत 2 दिसंबर 1985 में हुआ। ये इंग्लिश पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे और लाइब्रेरियन थे। इनका जो लाइब्रेरियन होना है इस पोएम से काफ़ी कनेक्टेड है, इस पोएम के थीम से। लाइब्रेरी से आपको क्या याद आता है? बुक्स, शांति, जहाँ पर बहुत क्वाइटनेस हो, और ज़्यादातर लोग जो अपने में रहते हैं और बुक्स से उन्हें ज़्यादा प्यार होता है, वो लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करते हैं। तो फिलिप लार्किन का स्वभाव भी ऐसा ही था। लेकिन एक बहुत प्रोमिनेंट मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न पोइट हैं, तो ये बहुत फेम भी पा गए थे अपने लाइफ टाइम में। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन, एक उल्टी चीज़, अपोजिट चीज़, अपने स्वभाव की विपरीत चीज़ इनके साथ हुई। तो कहीं ना कहीं उसकी इंस्पिरेशन इस पोएम के थीम की इसी बात से आती है। तो आइए पढ़ते हैं। वॉन्ट्स बाय फिलिप लार्किन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। वॉन्ट्स जो पोएम है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उसका जो बेसिक थीम है वो है लोनलीनेस वर्सेस बीइंग सोशल। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, हम हमेशा कहते हैं मैन वुमन ये सब सोशल एनिमल हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपने भी कब बहुत बार महसूस किया होगा कि आपको अकेले रहने की भी नीड होती है, कई बार चीज़ें सोचने के लिए, कई बार यूं ही, कई बार आप परेशान हो जाते हैं चीज़ों से, तब आप कहते हैं कि मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। नॉर्मली लाइफ जी भी रहे होते हैं, हंस खेल भी रहे होते हैं, लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड लगता भी रहता है कि मुझे अलोन रहने की भी ज़रूरत है, मुझे अकेला रहने दो। इस पोएम में 2 स्टैंजाज हैं, तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा लेते हैं। लेट्स रीड। बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन, however the sky grows dark with invitation cards, however we follow the printed directions of sex, however the family is photographed under the flagstaff, beyond all this the wish to be alone. पोएट कहते हैं फर्स्ट लाइन में, इस सब के परे, बियॉन्ड ऑल दिस, एक इच्छा है अकेले रहने की। अगली लाइन में वो बोलते हैं कि जो स्काई है वो डार्क हो जाता है, इतने इनविटेशन कार्ड्स आते हैं। यानी इतने इनविटेशन कार्ड्स आते हैं, यानी इनविटेशन कार्ड कब आते हैं? जब आप एक सोशली, एक परिवार, फ्रेंड्स होते हैं आपके आसपास, तो ले वो कार्ड्स आते रहे वो कार्ड। नेक्स्ट लाइन, हाउएवर वी फॉलो द प्रिंटेड डायरेक्शंस ऑफ सेक्स, क्योंकि एक ह्यूमन एक सोशल एनिमल है और आप देखेंगे ह्यूमन रेस लगातार चली आ रही है इतने सालों से। कैसे? क्योंकि हम सेक्सुअल बीइंग्स भी हैं, हमें इंटीमेसी पसंद है, तो उसके लिए भी एक सोशल होना ज़रूरी है, दूसरे का साथ पाने की इच्छा जो होती है वो ज़रूरी है। प्रिंटेड डायरेक्शंस से मतलब है कि हम जो बनी बनाई जो रीति होती है, ट्रेडिशन होता है, उसे हम फॉलो करते रहते हैं एक तरीके से। ये होता रहे, लेकिन फिर भी हमें क्या चाहिए? इच्छा है एक अकेले रहने की। एक फ़ोटोग्राफ खिंच रही है फैमिली की, फ्लैग स्टाफ के नीचे, फ्लैग के नीचे होता नहीं है, फैमिली फ़ोटो है, हम कभी कहीं घूमने जाते हैं, तिरंगे के नीचे फ़ोटो खिंचवाओ, लेकिन उसके संग भी वो फ़ोटो खिंच रही है, लेकिन एक इच्छा रहती है अकेले रहने की। ये एक ह्यूमन माइंड के बहुत डीप साइकोलॉजिकल एक फिनोमिनन को एड्रेस कर रहे हैं वो। तो पहला जो है कि इनविटेशन कार्ड्स आए, हमें एक रिप्रोड्यूस या फिर इंटीमेसी की जो हमारी ट्रेडिशन चला आ रहा है उसको फॉलो करना पड़े, और फ़ोटोग्राफ हो, फैमिली फ़ोटोग्राफ्स हो, इस सब के बावजूद भी हमें क्या चाहिए होता है? अकेला रहना, एक इच्छा बनी रहती है। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। Beneath it all, the desire for oblivion runs. Despite the artful tensions of the calendar, the life insurance, the tabled fertility rites, the costly aversion of the eyes away from death. Beneath it all, the desire for oblivion runs. फर्स्ट लाइन में beneath it all, पहले में beyond वर्ड का यूज़ था स्टैंजा 1 में, लेकिन यहाँ पे beneath वर्ड ने उसकी जगह ले ली है। यानी उस सब के नीचे एक डिज़ायर है, किस चीज़ की? ऑब्लीवियन की, सब कुछ भूल जाने की, फॉरगेटफुलनेस की। और ये जो ऑब्लीवियन है, कहीं ना कहीं डेथ की जो डिज़ायर होती है ना, डेथ के बाद कहते हैं हम सब कुछ भूल जाएंगे, ना एग्जिस्ट करने की डिज़ायर भी है। फॉरगेटफुलनेस समझ लीजिए, डेथ समझ लीजिए, एग्जिस्ट ना करने की डिज़ायर भी है।
डिस्पाइट द आर्टफुल टेंशंस ऑफ द कैलेंडर। पोइट कहते हैं कि बावजूद जो कैलेंडर की तारीखें होती हैं जिससे हम सब बाइंड हो जाते हैं कि इस तारीख को ये करना है, इस तारीख को ये है, यहाँ पर जाना है, इस तारीख को हम छुट्टी मनाएंगे। जो मतलब कैलेंडर क्या है, लाइफ का जो टाइम बीत रहा है उसी का तो एक सिंबल है। तो उस पर जो आर्टफुल टेंशंस मीन जो हम मार्क बना देते हैं उस पर, तो वो रंगीन सा लगने लग जाता है ना। तो कैलेंडर के इन आर्टफुल टेंशंस, इन तारीखों के बावजूद भी, और किसके बावजूद, द लाइफ इंश्योरेंस, द टेबल्ड फर्टिलिटी राइट्स। हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, पॉलिसी लेते हैं ना, और फर्टिलिटी राइट्स मतलब जो टेबल्ड फर्टिलिटी राइट्स मतलब जो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हम जो फैमिली प्लानिंग करते हैं। फर्टिलिटी मतलब चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं उससे रिलेटेड है। राइट्स मतलब जो भी जितने भी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, मतलब बच्चों से रिलेटेड है। और हम डेथ को हमेशा इग्नोर करते रहते हैं। हम सबको पता है, अगर मैं इस टाइम कहूँ कि हम सबको मरना है तो हम कहेंगे हाँ मरना है, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हम दोनों को ही मरना है। और जैसे ही आपको रियलाइजेशन होता है कि आपको मरना है, एक सेकंड के लिए भी, तो आप अचानक से सोचेंगे तो मैं ये वीडियो को देख रहा हूँ, मैं ये पोएम क्यों पढ़ रही हूँ, क्या है फ़र्क पड़ रहा है, मुझे मरना ही तो है। अचानक से आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क दिखेगा, और उससे ही हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक पहेली है। तो वही पहेली की बात करते हैं हम लेकिन उस चीज़ को इतना सच होते हुए भी हम कभी दिल पर नहीं लेते हैं उस चीज़ को, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते नहीं हैं और अपनी लाइफ में चलते रहते हैं आगे। Beneath it all, the desire for oblivion runs। और इस सब के नीचे, कहीं इस सब के नीचे क्या डिज़ायर चलती रहती है, इच्छा चलती रहती है, सब कुछ भूल जाने की इच्छा, ना होने की इच्छा। ये पोएम बहुत सिंपल है, लेकिन थ्रू आउट इंग्लिश लिटरेचर आपको ये आइडिया बड़े बड़े पोइट्स द्वारा किसी ना किसी रूप में, कहीं आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, कहीं आपको इस पोएम की तरह इजी लगेगा, लेकिन देखने को मिलता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, जो इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे फेमस सोलिलोक्वी है, टू बी और नॉट टू बी, आपने भी सुना ही होगा, हैमलेट में, शेक्सपियर के हैमलेट प्ले में है। उसका भी आइडिया बहुत हद तक ऐसा ही है, बहुत अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन काफ़ी आइडिया सेम है। सेकेंडली, जो ओड टू नाइटिंगेल का फर्स्ट स्टैंजा है, वो भी फॉरगेटफुलनेस की बात ऐसे ही करता है, लेकिन बहुत अलग ढंग से। अच्छा, एक और बात गौर करने वाली है। अगर 2 मिनट के लिए हम ऐसे प्रिटेंड करें कि हमें इसका टाइटल नहीं पता इस पोएम का, तो और आपको ये पोएम पढ़ने को दी जाए, उसके बाद हम क्या टाइटल रखेंगे इसका? रख सकते हैं अलोन, लोनली, वॉन्ट टू बी लोनली। लेकिन इस पोएम का सिंपल टाइटल क्या है? वॉन्ट्स। पोइट इस पोएम में लोनलीनेस और ऑब्लिवियन की पर्टिकुलरली बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप उन कॉन्ट्रडिक्शंस को देखिए जो हमारी चाहतों में दिखता है। हमें अकेले भी रहना है, सबके साथ भी रहना है। अगर हमें अभी इस पॉइंट पे, अभी आप एग्ज़ाम के लिए टेंस्ड हो सकते हैं, पढ़ाई के लिए टेंस्ड हो सकते हैं, आप निकलना चाहते हैं इस टेंशन से, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बिल्कुल एक अलग जंगल में जाके पटक दिया जाए, तो 10 दिन बाद आपको लगेगा कि नहीं मुझे वहाँ पर वापस जाना है। वापस आ जाएंगे तो लगेगा नहीं मुझे अकेला रहना है। फिलिप लार्किन जो हमारे पोएट ही हैं, उनसे आप रिलेट कर पाएंगे कई लोग कि वो अपने आप को बहुत शाय और बहुत इंट्रोवर्टेड, बहुत अपने में ही रहने वाला बोलते हैं। ज़्यादा उन्हें पब्लिसिटी करना भी पसंद नहीं था, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी पोएम्स हैं जो कि उन्होंने खुद पढ़ी हुई हैं, रिकॉर्डेड, और उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग भी बन गई। तो आप ह्यूमन कॉन्ट्रडिक्शन देखिए कि हम सोचते एक चीज़ है, लेकिन हमें दूसरी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, और दोनों चीज़ें एक संग चलती रहती हैं। ये वीडियो की लेंथ लिमिटेड है, इसलिए एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकती हूँ, लेकिन ऐसी पोएम्स हमें ये बताती हैं कि लिटरेचर को हम कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, और लिटरेचर असल ज़िंदगी में हमको और हमारे दिमाग को कितना ब्रॉड बनाता है, हमारे हार्ट को कितना ब्रॉड बनाता है, और पोइटिक माइंड जो होता है वो कैसे एक सिविलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कोई नहीं कहता वो पोइट कहता है। मैं असल में एडवाइस दूँ तो ये एडवाइस दूंगी कि आपको शांति से पोएम पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप असल में उसे समझ पाएंगे। लेकिन साथ ही मुझे ये अपने आप को फिर से कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए कहना पड़ेगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।